नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे इकोनॉमिक वॉर की जो पूरी दुनिया में छिड़ा हुआ है और जिसके सेंटर में है अमेरिका। तो आज हम यही समझेंगे कि इस ग्लोबल टकराव का इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है। क्या ये हमारे लिए एक क्राइसिस है या फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी? तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेड वॉर्स को हम अक्सर सिर्फ नंबर्स और टैरिफ्स की लड़ाई ही समझते हैं ना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो उथल पुथल चल रही है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में हो ही ना। क्या हो अगर ये दुनिया को एक नया शेप देने का एक ऐतिहासिक मौका हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इस पूरे एनालिसिस में इसे एक नाम दिया गया है, इकोनॉमिक वॉरफेयर। अभी सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे अमेरिकन पॉलिसीज दुनिया के एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रही हैं। तो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक टैरिफ की लड़ाई समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक 360 डिग्री अटैक है, जहां अपने सॉवरेन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हर हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, सैंक्शन से लेकर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने तक। और इस हमले का स्केल देखिए, 30 से ज्यादा देशों पर सैंक्शंस, करीब 70 देशों पर टैरिफ्स, अपने एक्सक्लूसिव ट्रेड ब्लॉक्स बनाना, WTO जैसी संस्थाओं को अंडरमाइन करना और तो और इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन करना, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी की तस्वीर बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? इस पूरी उथल पुथल के पीछे 3 मेन मोटिव्स बताए गए हैं जो हमें पूरी कहानी समझने में हेल्प करेंगे। तो ये 3 वजह हैं। पहली, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, मतलब अपने उस वोट बैंक को खुश करना जिसे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन से उसे नुकसान हुआ है। दूसरी, इकोनॉमिक कोएर्जन, यानी दूसरे देशों और कंपनी से वसूली करके यूएस इकोनॉमी को और मजबूत बनाना। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी वजह है जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, चाइना के बढ़ते दबदबे को रोकना। और ये चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है कि वो तीसरी वजह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ग्लोबल जीडीपी में यूएसए का हिस्सा है 26%, लेकिन चाइना 17% के साथ बहुत तेजी से यह फासला कम कर रहा है। वो लगभग बाकी G7 देशों के बराबर पहुंच चुका है। और यही इकोनॉमिक कंपटीशन असल में जियोपॉलिटिकल टेंशन की जड़ है। तो इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर इंडिया कहां खड़ा है? ये सारी पॉलिसीज इंडिया की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्टली कैसे अफेक्ट कर रही हैं? और यहीं पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है, जिससे सोर्स हिपोक्रेसी कहता है। कैसे? एक तरफ देखिए, अमेरिका अपने टोबैको और डेयरी प्रोडक्ट्स पर 350% तक के हेवी टैरिफ्स लगाकर उन्हें प्रोटेक्ट करता है, और दूसरी तरफ वो इंडिया से डिमांड करता है कि वो अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए सारे प्रोटेक्शंस हटा दे। इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में बहुत सही तरीके से कहा गया है, ओल्ड इंपीरियल हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब पुरानी शाही आदतें मुश्किल से जाती हैं। आर्ग्यूमेंट यह है कि दबाव डालकर अपनी बात मनवाने की ये जो पॉलिसी है, जिसे कोवर्सिव स्टेटक्राफ्ट कहते हैं, ये कोई नई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। तो ऐसे हालात में कोई देश करे तो क्या करे? यहां चाइना और इंडिया के रिस्पॉन्स में एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। चाइना ने क्या किया? उसने यूएस डिफेंस सेक्टर के लिए क्रिटिकल रेयर मेटल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। नतीजा, $295 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट के बावजूद उस पर कोई टैरिफ नहीं लगा। वहीं इंडिया ने यूएस के हुक्म का पालन किया, ईरान और वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया, और नतीजा, पनिटिव टैरिफ्स फिर भी जारी रहे। तो ये एनालिसिस इस नतीजे पर पहुंचता है कि बुलीज ओनली रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेंथ, यानी धमकाने वाले सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। लेकिन कहानी यहां एक ड्रामेटिक मोड़ लेती है। क्या हो अगर ये क्राइसिस असल में इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी हो? आर्ग्यूमेंट ये है कि इस उथल-पुथल का यही वो मोमेंट है जो दुनिया को रीशेप करने और लीड करने का सबसे सही मौका है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? सोर्स के मुताबिक इंडिया के लिए कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट सुझाए गए हैं, जैसे यूएस पॉलिसी का ज्यादा एग्रेसिवली सामना करना, यूएस के साथ जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस को री एग्जामिन करना, और सबसे जरूरी, एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर यानी मल्टीपोलैरिटी को चैंपियन करना, जिसमें ग्लोबल साउथ के लिए एक न्यू इकोनॉमिक डील हो और अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडवेंचरिज्म से दूर रखना। लेकिन ग्लोबल लीडरशिप की बात करने से पहले देश की इंटरनल चैलेंजेस से निपटना होगा। ये नंबर 4 क्या दिखा रहा है? ये है 4 डेकेड्स। जी हां, 4 डेकेड्स से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अपने सबसे निचले स्तर पर है। इस एनालिसिस के मुताबिक जब तक हम अनएम्प्लॉयमेंट और रुके हुए इन्वेस्टमेंट जैसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, तब तक इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना मुमकिन नहीं है।
और आखिर में ये एनालिसिस एक बहुत पावरफुल कोट के साथ खत्म होता है। To expedite the realization of India's manifest destiny, the government must shed its partisan blinkers and lead a unified approach in the national interest. मतलब नेशनल इंटरेस्ट में सरकार को पार्टिजन पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक यूनिफाइड अप्रोच अपनानी होगी। और यही हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या भारत इस पॉली क्राइसिस को वाकई एक अवसर में बदल पाएगा?